देखिए सबसे बड़ा कारण आज के समय में सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के पीछे एक ही समझ लीजिए कि हमने कहा डिफॉर्मिटी, स्ट्रक्चर में गड़बड़ होना। स्ट्रक्चर में गड़बड़ कब होगी? जब हम गलत अभ्यास करेंगे। तकिए का गलत अभ्यास, कितना लेना है हमें सिरहाना, हमें पता ही नहीं होता। या फिर हम लोगों का सबसे बृहद रूप में आज के समय में जो गलत अभ्यास है वो है मोबाइल देखना। उसमें देखने में हमारी जो गर्दन है वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को छोड़ करके ऐसे झुकी रहती है, या फिर हम ऐसे लगे रहते हैं। ये जो पोस्चर है कितने घंटे तक, आप बताओ, आपकी गर्दन कितने घंटे तक सहन कर सकती है? कितने घंटे सहन कराएंगे इसको? भाई ये उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर तो है नहीं ना। नॉर्मल तो ये है ऐसे रहना, और हम इसको इस पोस्चर में कितने घंटे मोबाइल फोन देखते हो आप? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8, सीमा ही नहीं है। और इसी वजह से हम परेशान हैं। ऊपर से हम लोग, अब तो ये भी हो गया ना, लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे भी हमारा ये चल रहा है मामला। लेटे भी तकिए में ऐसे लगा करके कंटिन्यूअस हमारी गर्दन डिफॉर्म अवस्था में रहती है। इसी वजह से ये समस्या आज के समय में छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही है। किसी में भी नहीं होनी चाहिए वैसे तो ये कैसे ठीक होगी? ये कैसे ठीक होगी? बताओ ना, कैसे ठीक होगी? हाँ, सही तरह से उपयोग करना जानना पड़ेगा, सही तरीका। अब ये तो है नहीं कि छोड़ दो आप इसको, मैं कहूंगी तो भी ना छोड़ो। अब हमारा भी कितना सारा काम इस पे होता है, तो वो तो जरूरी है, कितना अपन संगठन वाला कार्य भी इस पे करते हैं। परंतु एक समय निर्धारित करो, एक तो अपने डेली के शेड्यूल में कि आपको कितने घंटे फोन में लगना है, उसको लिमिट कीजिए। दूसरा, जब आप फोन प्रयोग करते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप अपनी गर्दन को डिफॉर्म मत होने दीजिए, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए, जितना हो सके कम से कम हमें फोन पे इसीलिए बात करनी चाहिए, वो कान पे लगा करके वो हीट वेव्स जो है ना वो हमारे कान को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसलिए मैं तो अक्सर प्रयास करती हूँ कि उसको स्पीकर पे ही रख के बात की जाए। जब मजबूरी होती है तभी बस स्पीकर से हटाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम उसका कम से कम प्रयोग करें, और वो भी एक लिमिट बना करके कितने घंटे हम लोगों को प्रयोग करना है, और उससे ज्यादा ना करें। और आजकल तो आपका फोन बताता भी है कि आपने दिन का कितना घंटा मोबाइल को प्रयोग किया है, ये हमारे वाला भी बताता रहता है। जैसे आज सुबह से भी ये 2 घंटे प्रयोग हुआ बैठा है, तो अब कम से कम 1-8 घंटा तो फोन में ही लग गया होगा इसका, 1-1.5 घंटा तो लोगों को फोन किया है इन सब चीजों में। बाकी तो सुबह से आपके साथ में ही है, तब भी ये 2 घंटा प्रयोग हो गया। लेकिन हम लोगों को इसमें थोड़ा सजग और जागरूक रहना होगा। तीसरा क्या है, इसमें हम लोगों को तकिए के संदर्भ में भी जानना होगा, कितना सिरहाना लेना चाहिए। सिंपल नियम है, आप सोएं तो ऐसा सोएं कि आपकी जो ये गर्दन है वो ना तो ज्यादा तकिए की वजह से आगे जाए और ना कम तकिए की वजह से पीछे पड़ी रहे, वो सीध में रहे। जैसे अभी है, जैसे खड़े होकर के सीध में रहती है ना गर्दन, ऐसे ही सोते समय में भी रह पाए, इतना ही पतला तकिया हम लोगों को लेने की आवश्यकता है। और जब करवट से सोएंगे तो थोड़ा ज्यादा मोटा लेना पड़ेगा, तो उसी तकिए को मोड़ करके आप यूज कर सकते हैं, या हाथ को लगा करके सो सकते हैं, जिससे ऐसा भी ना हो कि हम करवट लेकर के सोए सिरहाना। तो हम लोगों ने क्या किया, अब सिरहाना ज्यादा नहीं लिया, पता चला गर्दन पूरी रात ऐसे रही, और फिर जब हम सुबह को उठे तो हम ऐसे ही उठे। ये ठीक करना होगा हम लोग अभ्यास। और ये जो है ना बाकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करने के लिए जितने भी हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं वो सब, और अभी मैं कमर दर्द वाले सारे आसन बताऊंगी आपको, वो सब। फिर आते हैं आपके कमर दर्द के ऊपर, जो कि है आपका स्लिप डिस्क या सामान्य कमर दर्द भी होता है। तो अक्सर बहुत लंबे समय तक खड़े रहने से कमर दर्द हो जाता है, मतलब कमर पे एक्सर्शन आने से भी कमर दर्द हो जाता है। दूसरा होता है कि हमारे शरीर में डेफिशिएंसीज के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, अलग अलग प्रकार की वीकनेसेस के कारण भी हमारी कमर में दर्द हो सकता है। तो उस कमर दर्द को कैसे ठीक किया जाएगा? वीकनेसेस को दूर करके अच्छे पोषक तत्वों को लिया जाए, रोज योग किया जाए तो पाचन अच्छे से होगा। अच्छे से पाचन होगा तो उसके अंदर के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को बहुत अच्छे से मिलेंगे, तो वो वाली कमी तो उसी से दूर होगी। बाकी जो हमारा ये स्लिप डिस्क की समस्या है, ये क्या होती है? ये जो वर्टिब्रास होते हैं ना हमारे, कितने बताए थे मैंने? 29, जिसमें 7 क्या थे? सर्वाइकल, ऊपर वाले सर्वाइकल, फिर 12 थोरेसिक, फिर उसके पश्चात 5 आपके लुम्बर होते हैं। उनमें क्या होता है, ये जो अलग अलग सेपरेट होते हैं ना, इनके बीच में एक बड़ी पतली सी गद्दी सी रहती है, बहुत पतली सी
माइन्यूट सी पतली सी गद्दी रहती है, वो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है और उसका काम क्या होता है कि उसी की वजह से हम इधर उधर मूव कर पाते हैं, वरना हड्डियां तो आपस में रगड़ जाए ना। आपकी ये चलाने के लिए भी तो यहाँ कुछ चिकना पदार्थ चाहिए, और अगर आपको घुटने चलाने हैं तो उसके लिए कार्टिलेजेस चाहिए। ऐसे ही आपके जो वर्टिब्रास हैं उनको चलाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे, इन सब के लिए क्या चाहिए, उनके बीच में कुछ सॉफ्ट टिश्यू चाहिए। वो सॉफ्ट टिश्यू को डिस्क कहा जाता है बायोलॉजी भाषा में। अब स्लिप डिस्क क्या हुआ, कभी किसी प्रकार के एक्सर्शन की वजह से, या तो हम बहुत ज्यादा देर गलत पोस्चर में बैठ गए तो, गलत पोस्चर में सो गए तो, या गलत तरह से योग का अभ्यास कर लिया, ज्यादा प्रेशर दे दिया कमर पे, उससे पहले कभी दिया नहीं था, हमारी कमर को अभ्यास नहीं था, हमने अचानक से दे दिया, या कमर में अचानक से कई बार झटका लगने से ये डिस्क बाहर आ जाती है, थोड़ी सी बाहर आएगी। क्या होगा बाहर आने से, उसमें फिर वो बाहर आने के पश्चात जो नसें वहां से निकल रही हैं उन नसों को वो दबाना शुरू कर देती है, और जब वो नसें दबती हैं तो वो शोर मचाती हैं, उसी को कहा जाता है स्लिप डिस्क का दर्द, जो कि सहन नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। अब इसका समाधान क्या है स्लिप डिस्क का, बताओ, दवाई खा के होगा कुछ समाधान? समाधान है उस डिस्क को वापस अपनी जगह पे लाया जाए। हाँ, अब वो आप ऑपरेशन करा लो, कमर खुलवा लो, ये कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। अपने शरीर को खुलवाने से ज्यादा अच्छा ये है तरीका कि हम उसको कैसे वापस अपने पोस्चर में ला सकते हैं। तो अपने पोस्चर में फिर से वापस लाने के लिए वो जितने भी अभ्यास जिनमें आपको पीछे जाना पड़े सांस अंदर भर के, वो सारे आपकी कमर दर्द में काम करते हैं। जैसे आज खड़े होकर के हमने क्या किया था, अर्ध चक्रासन का अभ्यास किया था, बैठ करके क्या किया था, उष्ट्रासन का अभ्यास किया था, पेट के बल लेट करके क्या किया था, भुजंग आसन का अभ्यास किया था, और दूसरा क्या था, शलभासन का अभ्यास किया था, कमर के बल लेट करके एक सेतुबंध आसन बताया था आपको, वो भी काम करता है। इसके साथ में मकर आसन, पेट के बल लेट करके वो जो पैर चलाते हैं ना, मकर आसन, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है मरकट आसन का अभ्यास। वो मरकट आसन तो रामबाण उपचार है, तो उसको लेकिन करना कितना होगा। आपने कहा साध्वी जी हम तो कर रहे हैं, हमारा दर्द तो ठीक नहीं हो रहा, पता चला, मैंने पूछा कितनी देर कर रहे हैं, बोले मैं 5 मिनट लगातार करती हूँ। 5 मिनट से काम नहीं चलेगा, 5-10 मिनट तो स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए। तो जिसको भी कमर दर्द ज्यादा है उसको कम से कम आधा से 1 घंटा कमर के आसनों में लगाना पड़ेगा, तो ये सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। और क्या करना है इसके साथ में, और ये करना है, ये रहा आपका पॉइंट कमर दर्द का, इस पॉइंट को दबाना है। ये जो 4 फिंगर है आपकी तर्जनी उंगली, इसके एंड पे जहां ये अंगूठे से मिलती है वहां नीचे की साइड में हम ऐसे प्रेस करते हैं, तो ये आपका, हाँ, जिनको भी कमर दर्द होगा वो दर्द करेगा ये, तो कोई बात नहीं, करने दो, थोड़ा सा सहो, कमर दर्द से अच्छा है ये वाला दर्द, क्योंकि ये हीलिंग वाला दर्द है और कमर दर्द वाला समस्या वाला दर्द है। तो इसीलिए अब हम लोग इसमें आसनों की भी बात कर लेते हैं। तो इसका भी आसनों का पैकेज है। तो सबसे पहले खड़े होकर के अर्ध चक्रासन लिख लो, अर्ध चक्रासन, फिर बैठ करके उष्ट्रासन, बैठ करके उष्ट्रासन का अभ्यास, फिर पेट के बल लेट करके 3 अभ्यास मुख्य रूप से, वो क्या क्या है, मकर आसन, दूसरा भुजंग आसन के भी कम से कम 2 अभ्यास, 3 है वैसे, और शलभासन के 3 अभ्यास। तो ये अभी तक कितने आसन हो गए, हाँ कितने आसन हो गए, 5। खड़े होकर के अर्धचक्रासन, बैठ करके उष्ट्रासन, पेट के बल लेट करके मकर आसन, भुजंग आसन और शलभासन, और कमर के बल लेट करके सबसे पहला मरकट आसन। मरकट आसन, मरकट आसन के कितने अभ्यास, 3 अभ्यास। ऐसे तो टोटल मिला के मरकट आसन के 11 अभ्यास हैं, हम उसमें से 3 करते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ है दुनिया के अंदर। और फिर उसके पश्चात मरकट आसन के पश्चात क्या होगा, अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन मतलब गर्दन को ऊपर उठाए बिना पवन मुक्तासन का अभ्यास। और फिर तीसरा अभ्यास क्या होगा, सेतु बंध आसन। क्या हुआ, सेतु बंध आसन। फिर चौथा अभ्यास क्या हुआ,
कटी उत्तान आसन, क्या नाम है इसका? कटी उत्तान आसन। तो इसके पश्चात एक है चक्रासन, वो बचपन से ही करते रहे तो कमर फ्लेक्सिबल रहे तो वैसे ही बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। थोड़ा बहुत दर्द हो भी गया तो आप तुरंत उससे बाहर निकल आएंगे। जैसे कई बार लंबे लंबे सफर करते हैं, मेरा नेपाल जाना होता है, वहां से आते हैं तो कई बार पूरा सफर ही 22-23 घंटे का होता है लगातार। फिर अगले दिन आकर के 2-3 दिन तक करते हैं कमर के लिए आसन, मरकट आसन वगैरह, और ये ठीक हो जाता है। चलिए अब मोटापे की बात करें तो मोटापा अपने आप में कोई बीमारी तो नहीं है, पर बहुत सारी बीमारियों के लिए इनविटेशन है। मोटापा मतलब कि बीपी आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर आएगा। मोटापे का मतलब कमर दर्द की समस्या आएगी, मोटापे का मतलब घुटने का दर्द आएगा, और मोटापे का मतलब आलस्य प्रमाद और अधिक आएगा, और मोटापे का मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस भी लेकर के आएगा ये। अच्छा, हम बाकी किसी और चीज की चर्चा करें उससे पहले, महिलाओं में मोटापा अक्सर हार्मोनल डिसबैलेंसेस के कारण होता है, और कई बार तो जब मीनोपॉज होते हैं तो ये समस्या बृहद रूप में देखने को मिलती है। तो महिलाओं के स्वरूप को भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं का जो शरीर है ना, वो बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरता है। ये परिवर्तन शुरू होते हैं जब पहली बार उसको पीरियड्स शुरू होते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस का होना, और फिर उससे कोप अप करने के पश्चात कुछ वर्ष निकलते हैं, फिर उसके पश्चात विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात फिर माँ बनना। ये जो माँ बनने की प्रक्रिया है, इसमें आनंद पूरे परिवार को आता है, लेकिन कष्ट सिर्फ महिला को गुजरना पड़ता है उस कष्ट से। ये 9 महीने का जो कष्ट है, कई लोगों के साथ तो बहुत ही कष्टदायक रूप में शुरू होता है। किसी किसी के साथ तो ये भी स्थिति होती है कि शुरुआत ही उल्टियों के साथ में हो रही है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, ऊपर से बात बच्चे की होती है तो लोग डरे हुए भी बहुत रहते हैं। फिर वो धीरे धीरे जिस प्रकार से जो गर्भाशय है उसका साइज बढ़ता है, उसके साइज बढ़ने की वजह से किसी का ब्लैडर, ऑब्वियसली सबका दबता है तो ब्लैडर दबता है, तो यूरिन की समस्या होने लगती है, किडनी पर भी प्रेशर आने लगता है, तो शरीर के अंदर सूजन होनी शुरू हो जाती है, और कितने सारे हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं। किसी किसी को प्रेगनेंसी में डायबिटीज तक हो जाती है। ये अंगों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, इतने हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो जाते हैं, बॉडी अलग ही प्रकार की शेप में चली जाती है, पूरा शरीर अपना रूपांतरण कर लेता है, और उस पूरी 9 महीने की प्रक्रिया में जहां एक नई संतान को जन्म देना है, एक महिला ऑलमोस्ट अपने स्वरूप को पूरी तरह से भुला बैठती है। और फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो वो उसके लिए वो क्षण होता है कि उसे देख करके ऐसा लगता है कि ये दर्द, ये पीड़ा कुछ भी नहीं थी। उसके चेहरे को देख करके माँ उस भाव में चली जाती है और अपने सारे कष्टों को भूल जाती है। परंतु उस पूरी प्रक्रिया से बाहर निकलने के लिए शरीर एक ड्यूरेशन लेता है, 1 से 2 साल तक शरीर उससे रिकवरी के लिए लेता है। उस समय में अगर किसी को मोटापा बढ़ जाए या किसी भी प्रकार के जो चेंजेस बॉडी के अंदर हुए थे, जो एडवर्स इफेक्ट शरीर ने झेले थे, वो सामान्य नहीं थे, उनसे बाहर निकलने में 1-2 वर्ष का समय लग जाता। फिर दूसरी संतान, फिर उसके बाद यही प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया से गुजरने के कुछ साल पश्चात फिर आता है प्री मीनोपॉज का फेज। ये मीनोपॉज एक फेज में नहीं आता, प्री मीनोपॉज, मीनोपॉज एंड पोस्ट मीनोपॉज, ये 3 फेज होते हैं। मीनोपॉज शुरू होने से 4-5 साल पहले ही प्री मीनोपॉज का फेज आता है। उस समय में भी अलग प्रकार की डिफॉर्मिटी से शरीर गुजरने लगता है, अलग प्रकार के हार्मोनल चेंजेस शरीर के अंदर होने लगते हैं, और ये 4-5 साल ये ड्यूरेशन चलती है। फिर चलती है 4 से 5 वर्ष तक मीनोपॉज की ड्यूरेशन, और ये वो ड्यूरेशन होती है जब एक महिला एक अलग ही प्रकार के स्वभाव से, अलग प्रकार की परिस्थितियों से गुजरती है, जब उसके अंदर इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इतने मूड स्विंग्स वो लेकर के आते हैं, वो इतनी इमोशनल हो जाती है, और उस समस्या को उस महिला से इतर दूसरा कोई समझ नहीं सकता। लोगों को लगता है कि ये एज का प्रभाव होगा या महिला होने का प्रभाव होगा, लेकिन ये उस समय शरीर में हो रहे परिवर्तनों का परिणाम होता है। और उस समय जब सबसे ज्यादा उसको आवश्यकता होती है केयर करने की, तो ये वो ड्यूरेशन होती है जब आपके बच्चे पढ़ने चले जाते हैं बाहर।
या जॉब करने चले जाते हैं। और उस समय वो एक तो उसका प्रभाव, बच्चों के बाहर जाने का प्रभाव, पति से समय ना मिलने का प्रभाव, ऊपर से मेनोपॉज की ड्यूरेशन, ये 4-5 साल फिर महिला का शरीर एक अलग ही प्रकार के परिवर्तनों से गुजरता है। और फिर जब ये पूरा हो जाता है तो आ जाता है पोस्ट मेनोपॉज, हॉट शावर्स होना, पसीना आना, एकदम से ठंड लगने लगना, अलग प्रकार से शरीर में मोटापा वृद्धि होना शुरू हो जाना, ये, और फिर गैस्ट्रिक की समस्याएं बढ़ने लगना। अब ये सारी समस्याओं से गुजर कौन रहा है? महिला स्वयं। और इसके साथ उसको अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है, इसके साथ में उसको धैर्य को भी बना करके रखना है। तो इस वाले संघर्ष से कैसे बाहर निकला जाए? इस वाले संघर्ष में आपका कोई साथी नहीं हो सकता सिवाय आपके योग के और सिवाय आपकी आध्यात्मिकता के, और कोई दूसरा तत्व साथ दे ही नहीं सकता। क्योंकि इस परिस्थिति को पुरुष तो कभी समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उसके साथ वो चीजें बहुत कम, कभी रेयरली होती है, कभी नहीं होती ये सारे। क्योंकि पुरुष के साथ कब होगी? जब वो परेशान होगा। और यहाँ तो परेशान हुए बिना हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से परेशानी है। तो ये समझना किसी भी पुरुष के लिए मुश्किल होता है। तो उनसे अपेक्षा करना ये हमारी भी गलती है, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज को, उस परिस्थिति को। सहयोग देने वाले, करने वाले करते भी हैं, परंतु उस लेवल पे जो आप फील कर रहे हो वो नहीं समझ सकते। वो आपको स्वयं समझना है, उसकी तैयारी भी आपको स्वयं करनी है, और अपनी बेटियों को भी पहले से तैयार करना है कि जब शरीर को इतनी प्रक्रियाओं से गुजरना है तो गुजरना है। ठीक है, पुरुषों की अपनी अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो परेशानियों से मुक्ति है, ऐसा नहीं है। तो मनुष्य शरीर में आए या किसी भी जीवन के अंदर आए हैं, इस धरती पर हैं, तो संघर्ष तो लेकर के लिखवा करके आए हैं, सब अपने अलग अलग प्रकार से। कई बार लोग कहते हैं तुम्हें क्या पता हमारी समस्या क्या है, और आपको क्या पता उस व्यक्ति की समस्या क्या है? सबको अपनी की ही पता होता है। मेरे साथ तो वो हुआ, दुनिया में किसी के साथ नहीं होता। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। हमारे साथ जो भी कुछ हुआ वो कुछ सिखाने के लिए हुआ, और अब हमें उसे छोड़ करके आगे बढ़ना है। भाई ये एक सीढ़ी है, एक ही सीढ़ी पे अटके रहना है, एक ही स्टेयर पे अटके रहना है, या ग्रो करना है। तो ग्रो करने का मतलब, बड़े होने का मतलब सिर्फ एज से बड़े होना नहीं है, और सिर्फ फील करना नहीं है कि मेरी एज बढ़ रही है, बल्कि हमें समझदारी में बढ़ना होगा। और समझदारी में बढ़ने के लिए ये समझना होगा कि हर किसी के, चाहे कोई कितना ही समृद्धशाली क्यों ना हो, चाहे कोई कितना गरीब क्यों ना हो, चाहे वो भारत में कश्मीर में रहता हो, या वो केरल में रहता हो, या मध्य भारत में कहीं रहता हो, या वो भारत से इतर किसी दुनिया के स्थान में रहता हो, दुनिया में जो है वो बिना समस्याओं के नहीं हो सकता। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमें समझना होगा। तो हमें किसी से आत्मीयता लेकर के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं करना, हमें कमजोर नहीं पड़ना कि कोई हम लोगों को मजबूर समझे, बल्कि हमें मजबूत बनना है। और इसलिए पहले से ही ध्यान रखना है कि इस समस्या के लिए से अगर हमें बाहर निकलना है, तो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी बच्चियों को, बेटियों को पहले से योग का अभ्यास कराना होगा। अच्छा, आजकल तो फिर हम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते। एक ये पीरियड्स की और भी समस्याएं चलती हैं। और किस प्रकार की समस्याएं चलती है कि अक्सर टाइम पे पीरियड्स ना होना। इसके पीछे आपको पता है सबसे बड़ा कारण क्या है? जो अक्सर हर दूसरी तीसरी महिला हम लोगों को ये कहते हुए मिल जाती है कि मेरी बेटी को पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे। इसके पीछे क्या कारण है? लाइफ स्टाइल, और कुछ नहीं। और लाइफ स्टाइल में क्या? भोजन बाहर का करना सबसे ज्यादा, ये पिज्जा, बर्गर, ये मैदा खाना, बहुत ज्यादा मसालों का भोजन करना। आपका या हमारा किसी का भी शरीर इसके लिए नहीं बना हुआ है। ये जिस दिन हम समझेंगे उसी दिन हमें समस्या का समाधान मिलेगा। पीसीओडी की समस्या में सबसे पीछे कॉमन यही है, हमारा सही समय पे ना उठना। और हम भी अपने बच्चों से कहते हैं ठीक है बेटा, तुम रात में 2 बजे तक पढ़े हो, अब तुम सोते रहो। तो 10-10 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं। हमारा शरीर इन सारी एडवर्स कंडीशंस को झेलने के लिए नहीं बना। दिमाग कह रहा है, मन कह रहा है सोना है, पर शरीर सोना उस समय नहीं चाहता। शरीर उठना चाहता है, शरीर अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करना चाहता है, और आपको शरीर की पुकार को सुनना है और इसी का अभ्यास बनाना है। ये 2 मुख्य कारण है लाइफ स्टाइल में भी, समय पर ना सोना, समय पर ना उठना, और दूसरा ये कारण है भोजन। जो फास्ट फूड हमारे भोजन के अंदर इतना ज्यादा आ चुका है, जंक फूड, फास्ट फूड, वी आर नॉट मेड फॉर दिस। भाई किसी देश की मजबूरी है कि वहां नहीं उपजता, तो उन लोगों को बासी खाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो सब ताजा होता है,
और ताजा खाओ, ये तो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने कहा इतना ज्यादा कि पहले तो गांव में चक्की भी अपने घर में रख करके ताजा ताजा अन्न पीस करके उसकी रोटियां बना करके खाया जाता था। इतना ज्यादा सजग कि मसाले भी ताजा ताजा पीस करके उनका प्रयोग किया जाता था। और हम अब वो पता नहीं, वो पिज्जा का बेस कितने वर्ष पुराना बन करके रखा जाता है, वर्षों ही पुराना, महीनों पुराना, और उसके ऊपर जो वो टॉपिंग्स डालते हैं ना, वो टमाटर भी पता नहीं कब के कटे हुए हैं, वो प्याज पता नहीं कब की कटी हुई है, और जो भी सब्जी वो उसके ऊपर डालते हैं वो जो है उसके बाद उसमें पहले तो वो कटे हुए इतने देर के, उसके पश्चात उसे जो है ओवन में डाल करके फूक करके और फिर हम खा रहे हैं। और उसके अंदर जो फैट कंटेंट होता है वो झेलना हमारे शरीर को आता ही नहीं है, इसीलिए फिर हमारा शरीर रिएक्ट करता है। तो बेटियों में सबसे ज्यादा ये कॉमन समस्या जो है ये फास्ट फूड की वजह से और सही समय पे ना सोना ना उठना, इसके कारण है। और इसका समाधान क्या है? योग का अभ्यास, सूर्य नमस्कार, कपालभाति प्राणायाम और अपनी पतंजलि की नारी सुधा, और इसके साथ में अशोकारिष्ट आसन, जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है, या अपना जो है ये चंद्र प्रभावटी भी इसमें सहयोग करती है। सबसे ज्यादा सहयोगी है अपना सही रूटीन, वो रूटीन बहुत जरूरी है। सही समय पर ना खाना भी इसके पीछे कारण बनता है। तो ये मोटापे की बात करते हुए वहां तक पहुंचे थे, महिलाओं की समस्या तक। अब मोटापे पर लौट करके आते हैं। तो महिलाओं में मोटापे के कारण में बहुत बड़ा रोल होता है हार्मोनल डिसबैलेंसेस का, और दूसरा एक कारण होता है जब मेनोपॉज ओवर हो जाते हैं, मेनोपॉज हो जाता है, पीरियड्स ओवर हो जाते हैं, तब भी शरीर के अंदर मोटापा आता है। तो उसको दूर करने के लिए कितने आसनों का पैकेज है अपना? हाँ, पैकेज तो 12 का है, लेकिन जब हम इसमें इतनी हार्ड तरीके से एक्सरसाइजेस कर लेते हैं ना शरीर में ज्यादा, तो शरीर को रिलैक्स करने के लिए मरकट आसन और शवासन करते हैं। टोटल मिलाकर के 14 है, पर पैकेज की बात की जाए तो 12 है। अब 12 कौन कौन से है तो याद कर लो भाई, लिख भी लो, पूछा जा सकता है, पेपर लीक कर रहे हैं हम आपके बीच में। तो खड़े होकर के 4 आसन, ये खड़े होकर के 4 आसन कौन कौन से हैं? तिर्यक ताड़ासन, बताओ, बोलो मेरे साथ, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। दूसरा क्या है? त्रिकोण आसन, और तीसरा कोण आसन, चौथा पाद हस्तासन। अरे ये तो हम यौगिक जॉगिंग में भी करते हैं ना, तो फिर वहां से और इसमें यहाँ पे क्या अंतर है? यौगिक जॉगिंग में हम सामूहिकता में करते हैं तो 5 से 10 अभ्यास कर लेते हैं, परंतु मोटापा कम करने के लिए जब हम विशेष रूप से इन आसनों को करेंगे तो 5-10 बार से हमारा कार्य नहीं चलेगा। तो कितनी बार करना पड़ेगा? कम से कम 50 से 100 बार करना पड़ेगा। तो ये 4 अभ्यास खड़े होकर के, फिर करते हैं 3 अभ्यास बैठ करके। अब बैठ करके कौन कौन से अभ्यास? चक्की आसन, फिर दूसरा स्थित कोण आसन, दूसरा क्या है? स्थित कोण आसन, और तीसरा पश्चिम उत्तान आसन। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, चक्की आसन नया है, बाकी स्थित कोणासन खड़े होकर के कोणासन किया था, बैठ करके वही आसन करते हैं तो वो स्थित कोणासन हो जाता है। तीसरा जो आसन इसमें है तो खड़े होकर के पादहस्तासन किया था, बैठ करके करे तो वही पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास हो जाता है। अब ये अभ्यास भी थोड़े ज्यादा चक्की भी चलानी पड़ेगी। कितनी बार? 100 बार तो मेरे जैसे को चलानी है, जो सच में मोटे उनको कितनी बार चलानी है? 500 बार से 1000 बार तक बोलते हैं पूज्य महाराज जी। हाँ, अब ये स्थित कोणासन भी 500 बार से लेकर के 1000 बार तक अभ्यास करें। अच्छा, ये जितने भी अभ्यास किए हमने अभी तक, जरा ध्यान दो, जो हमने खड़े होकर के अभ्यास किए, ये सारा जो हमारा साइड का फैट है वो यहाँ से डाइल्यूट हो जाएगा, और इसके साथ में जो पाद हस्तासन है और पश्चिमोत्तान आसन है, इससे और चक्की आसन से विशेष से जो पेट पे आगे फैट आया हुआ होता है वो इससे डाइल्यूट होता है। लेकिन फैट और साथ में जो हम ये स्थित कोणासन कर रहे हैं या कोणासन कर रहे हैं, तो इससे जो हमारी बाजुओं पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ जो हमारा फैट इकट्ठा होता है वो भी इन अभ्यासों से जाता है। तो हाथों पे इकट्ठा हुआ, साइड में इकट्ठा हुआ फैट इससे जाएगा। अब आते हैं, फैट तो हमारा नाभि से ऊपर भी है, नाभि से नीचे भी है, तो वो कैसे जाएगा? वो इन अभ्यासों से जाएगा। सबसे पहले पेट के बल लेट करके अब 2 अभ्यास और करने हैं, 5 ही तो बचे हैं टोटल, 7 अभ्यास तो हो चुके, 4 खड़े होकर के, 3 बैठ करके, अब 2 अभ्यास पेट के बल लेट करके।
हाँ, भुजंगासन और शलभासन। अब ये कमर दर्द में भी किया था, भुजंगासन और शलभासन। अंतर इतना ही है कि कमर दर्द में ये आराम आराम से करना है, रुक रुक करके करना है, और जब हम इसे मोटापे के लिए करते हैं तो हमें ये तीव्र गति से थोड़ा करना है और कम से कम 50 से 100 बार तक करना है। अच्छा सुनो, अगर किसी को कमर में दर्द भी और मोटापा भी हो तो क्या करें? तो सावधानी पूर्वक करें, तीव्र गति से कोई भी अभ्यास ना करें। अब जैसे आगे के अभ्यासों में बताएंगे कि कमर में दर्द हो तो पश्चिम उत्तानासन, पाद हस्तासन नहीं कर पाएंगे, उतना नहीं कर पाएंगे, उतना ही करें जितने में आप आगे झुकते में आपकी कमर में दर्द ना हो। भाई सामान्य नियम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन नहीं झुकानी, कमर दर्द में कमर आगे नहीं झुकानी। तो ऐसे ये भुजंगासन के 2 अभ्यास रहेंगे इसमें, अर्ध भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन और शलभासन का ये जो अभ्यास रहता है एक एक पैर से करना, फिर दोनों पैरों से एक साथ करना, पहले वाला अभ्यास रहेगा। ये दोनों अभ्यास पूरे होने के पश्चात फिर लेटेंगे कमर के बल, पीठ के बल। तो पीठ के बल लेट करके जो अभ्यास किया जाएगा उसमें 3 अभ्यास हैं, अर्ध हलासन और आपका पाद वृत्तासन और द्विचक्रिक आसन। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिक आसन। तो नाभि से ऊपर का मोटापा खत्म करता है भुजंगासन, नाभि से नीचे का मोटापा कम करने में सहयोग करता है शलभासन, और जो नितंबों पे, हिप्स पे, थाइस पे और पेट पे मोटापा इकट्ठा होता है वो इन तीनों आसनों से दूर होता है। पैरों पर भी तो होता है, थाइस में भी तो होता है, वो कैसे दूर होगा? वो अर्धहलासन से, पाद वृत्तासन से और द्विचक्रिक आसन से। अब इसमें क्या सावधानी रखनी है कि जिनको भी कमर में दर्द है उनको ये तीनों ही अभ्यास एक एक पैर से करने हैं, दोनों पैरों से एक साथ नहीं करने, वरना कमर पर जोर आएगा। आराम आराम से करने हैं, एक एक पैर से करने हैं। उसमें अर्धहलासन भी एक एक पैर से, पाद वृत्तासन भी एक एक पैर से और फिर आपका द्विचक्रिक आसन भी एक एक पैर से। ये ध्यान रखना है। फिर जब आप सारे अभ्यास 100, 200, 200, 300 बार करोगे तो फिर उसके पश्चात शरीर पे थोड़ा एक्सर्शन तो हुआ है, मांसपेशियों में जो एक्सर्शन हुआ है उसको रिलैक्स करने के लिए करेंगे मरकट आसन और शव आसन।